नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और वीडियो आप जब भी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को आप शुरू से जाकर देखना शुरू करिएगा, स्टार्टिंग से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ऑल पे, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन अब तक चला जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और आप सपोज दैट, मान लीजिए आपको लग रहा है अभी, क्योंकि वीडियोज के जो व्यू रहते हैं अभी कम रहता है, तो कितने बच्चे ये देखकर भी वीडियो देखते हैं कि व्यू शायद ज़्यादा है तो हो सकता है ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप हो सकता है कि कोई, मान लीजिए जो टीचर है शुरुआत किया है, कहने का मतलब हम ये नहीं कह रहे आप वीडियो को देखिए। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई टीचर शुरुआत कर रहा है तो आप उसके बारे में नहीं जान सकते वो अच्छा पढ़ा रहा है या खराब पढ़ा रहा है, क्योंकि शुरू में जो वीडियो के व्यू रहते हैं वो कम ही रहते हैं, क्योंकि जो चैनल रहता है धीरे धीरे ग्रोथ करता है। तो आप वीडियोज़ के व्यू पर नहीं जाया कीजिए, आप पढ़िए उसको और पढ़कर देखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है और आपको अच्छा से समझ में आ रहा है, जहाँ भी पढ़िए आपको समझ में आना चाहिए, तो आप वहाँ से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए और जुड़ जाइए। तो इसलिए, क्योंकि बहुत सारा यूट्यूब पे क्या होता है कि थंबनेल में बहुत लगा देता है और आप उसको सिर्फ देखकर और देखते व्यू कितना, और उसको देखकर व्यू पे आप चले जाते हैं। इसलिए आप व्यू पे नहीं जाइए कि वीडियोज के व्यू कितना है, आप उसमें ये देखिए कंटेंट आपको क्या दिया जा रहा है, कितना बेहतर है और किस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए, आप कहीं भी पढ़िए, किसी टीचर से पढ़िए, व्यू पे आप नहीं जाइए। तो आप उसको देखिए पढ़कर एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये प्रश्न जो है, जो पिछले वाले सेट में, सेट 8 या 7 में आपको लाया गया था, जिसमें से आपको बताया गया था वहाँ भी, तो वहाँ इसका आंसर गलत बता दिया गया था। जब वीडियो को हम दोबारा देखें तो आज इस प्रश्न को फिर से हम लोग ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ लिख रहा, जो पहला नंबर आज का प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। आपसे सिंपल प्रश्न पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता जो है किस काल में पड़ती है। जो इतिहास 3 जैसे भागों में बांटा गया, तो आपको बताना कि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। तो आपको बताना कि सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता। यहाँ हम अपने कॉपी का एक नोट लगाए हुए हैं, तो आप उसमें आप देख सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ लिखा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वरूप, यह लिखा प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वरूप, यहाँ 3 भागों में बांट के बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं, और आदि ऐतिहासिक काल, और यहाँ दे ऐतिहासिक काल। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया कि कौन से काल में, मतलब कौन कौन सा पढ़ता है। मतलब यहाँ दे हड़प्पा काल जो पढ़ता है आधा ऐतिहासिक काल में, जिसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और प्राक ऐतिहासिक काल कहने का मतलब प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री के पहले के जो, और आध ऐतिहासिक काल कहने का मतलब प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं आध ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्ट्री। इसमें हड़प्पा काल पड़ता है। यहाँ लिख रहा है कि पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और लिखित भी साक्ष्य मिले हैं, परंतु अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसे प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। इसमें हो गया हड़प्पा काल। तो यहाँ से पूछा सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है, तो इसका जो आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल, उसी को आदि या आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो इसका आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। तो आप उसको एक बार नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न की भारत विस्तृत है। तो आपके लिए, जब आप इस प्रश्न को पढ़े तो आपको बहुत सिंपल लग रहा है कि बहुत सिंपल प्रश्न है, तो आप इसका आंसर अपने माइंड में सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, और या आप एक कॉपी और पेन लेकर रखिए। आपको हम 2-4 सेकंड टाइम देंगे और उसमें आप नंबरिंग करके अपना आंसर लिखते जाइएगा।
और जब आंसर देंगे तो उसको मिला लीजिएगा। और जब वीडियो एंड हुआ तो उसके बाद आप देखिए कितना स्कोर आपका होता है। भारत विस्तृत है 37 डिग्री सी 17 मिनट 53 सेकेंड। इसको जो 1 को माना उसको मिनट पड़ता है और 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। भारत यहाँ लिखा है 37 डिग्री 16 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। और सी में दिएगा कि 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 82 डिग्री 28 सेकेंड उत्तर के बीच स्थित है। और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक फिगर को समझना होगा कि जो भारत स्थित है वह कहाँ स्थित है। तो यहाँ मान लीजिए कि वृत्त लेते हैं, आप इसको ये मानकर चलिए क्या है कि पृथ्वी है। ये आपका क्या हो गया, पृथ्वी। ये जो पृथ्वी हो गया हल्का मान लीजिए चपटा है, ऊपर से चपा हुआ है। मान लीजिए कि आपका पृथ्वी है, तो इसमें आपको क्या करना है कि पृथ्वी है तो ये मान लीजिए कि जो पृथ्वी है तो इसको हम लोग बांट दिए। जो बीच से जो गया है रेखा उसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। उसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, जो बीच वाला जो रहता है इसको 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं 0 डिग्री लाइन को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो होता है पृथ्वी के 2 भागों में बांटता है। मतलब पृथ्वी गोल है, गोलार्ध कहने का मतलब गोलार्ध मतलब आधा आधा 2 भागों में बांटता है। तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ से 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आप इसको आपको मैप में याद रखना कि इसको बोलते हैं, इस साइड वाले को पूरब बोलते हैं और ऊपर वाला को उत्तर बोलते हैं, नीचे वाला को दक्षिण, और इधर जो रहता है इसको बोलते हैं पश्चिम। तो आप इतना तो जानते होंगे, तो आपको इतना जानना भी होगा क्योंकि अब तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको मालूम होगा। तो उत्तरी 2 भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ज़्यादा हाईलाइटेड है, लेकिन पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध बहुत कम हाईलाइटेड, इसको हम याद नहीं रखते उतना। तो यहाँ से अगर इसको बांटेगा ऐसे, सपोज दैट इसको मान लीजिए यहाँ से अगर ऐसे बांटता है तो ये जो आपका बनेगा पूरा इधर की हिस्सा, ये आपको हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये आपको हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। तो जो भारत स्थित है यहाँ के आसपास स्थित है। जो भारत स्थित आप मैप में देख सकते हैं, ये नहीं कि तुलना आप करने लगे कि गलत बना। यहाँ आपको बता रहे हैं समझाने के लिए कि भारत यहाँ स्थित है। तो आपसे प्रश्न ये पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ तो आपका सिंपल आंसर हो कि आप ध्यान से देखिएगा तो इस लाइन के ऊपर स्थित है। तो ऊपर स्थित कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा डीप में प्रश्न जाएगा तो यहाँ आपसे प्रश्न ये पूछेगा ही कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न सेम रहेगा लेकिन जो ऑप्शन वो चेंज होगा। लिखेगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध ऑप्शन नंबर ए में है, और ऑप्शन नंबर बी में देगा उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, और ऑप्शन नंबर सी में देगा दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, और ऑप्शन नंबर डी में देगा दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको देखना इस भाग से ऊपर में, यहाँ देखिए इस भाग से ऊपर में कहने के उत्तर में, और इस भाग से पूर्व में। तो जो भारत पड़ेगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा। और यहाँ से एक लाइन गुजरता भारत से होकर, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। यहाँ से एक लाइन होकर गुजरता भारत के बीचों बीच से, जिसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। जिसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में गुजरता है, और जो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में गुजरता है। और जो दोनों है कितना डिग्री से गुजरता है, तो 23.5 डिग्री से गुजरता है। आप इसको भी रखिएगा, 23.5 डिग्री से गुजरता है कर्क रेखा। ये भी पूछ लिया 23.5 डिग्री से जो लाइन है तो उसको क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री। उत्तरी बोलेगा तो कर्क रेखा, और दक्षिणी बोलेगा दोनों, क्योंकि 23.5 डिग्री से ही गुजरा।
तो दोनों में आपको याद रखना, अगर उत्तरी बोलेगा तो कर्क रेखा और दक्षिणी बोलेगा तो मकर रेखा। जो दो लाइन गुजरा है इसको मान लीजिए हम ऐसे ही बना रहे थे, इसको बोलेंगे कर्क रेखा और इसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा, और इसको बोलेंगे कर्क रेखा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहां आपसे पूछेगा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और देशांतर में भी यहाँ फंस जाता है प्रश्न। क्या होता है, अक्षांश और देशांतर में भी प्रश्न फंस जाता है। अक्षांश कहने का मतलब जो ये जो लाइन है इसको बोलेंगे अक्षांश, तो बोलेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो मकर रेखा। और भारत से कौन सा लाइन गुजरे, कर्क रेखा, क्योंकि जो दक्षिणी गोलार्ध में भारत पड़ता नहीं है, पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, तो क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। आपसे प्रश्न में ये पूछा कि भारत स्थित है कितने डिग्री अक्षांश, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज एक और ले लेते हैं। यहां मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि भारत स्थित है इसमें आपसे पूछेगा, मान लीजिए कि ये आपको बताया था कि क्या है विषुवत रेखा, कि ये बता आपको कि क्या है विषुवत रेखा, और यहां से एक लाइन गुजरता है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, और यहां से एक लाइन गुजरता है जिसको बोलते हैं मकर रेखा। इसको हम बताए अभी कर्क रेखा, और इसको बताए मकर रेखा। इसको क्या बताए, मकर रेखा। ये मकर रेखा हो गया, ऊपर वाला कर्क रेखा। आपसे पूछेगा जो ये जो लाइन खींचा जा रहा है, ये जो लाइन जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो लाइन खींच रहे हैं डॉट डॉट करके इसको बोलते हैं, जैसे मैं इससे जो लाइन खींच रहे हैं जो पट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश, और जो खड़ा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, देशांतर। इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं अक्षांश, इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। इस वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और जो खड़ा लाइन रहता है, जो इस तरह से लाइन जो आपका खींचा रहेगा, यहाँ चेंज कर देते कलर, इस तरह से जो लाइन खींचा रहेगा जो खड़ा रहेगा उसके बोलते हैं हम लोग, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं देशांतर। पट लाइन रहेगा उसको बोलते हैं अक्षांश, और जो खड़ा रहेगा उसको बोलते हैं देशांतर। आप इतना इसको ध्यान देखिए, देशांतर बोलते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जो 0 डिग्री जो अक्षांश रहता है 0 डिग्री है, और ये जो गुजरा है इसको 23.5 डिग्री, और ये भी मकर रेखा भी 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरता है, ये दक्षिणी और ये उत्तरी से गुजरता है। ये जो आपका हो जाएगा, तो यहाँ जो है 23.5 डिग्री अक्षांश होगा दक्षिणी उसको बोले मकर, और 23.5 डिग्री जो अक्षांश होगा उत्तरी उसको बोलेंगे कर्क रेखा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जो पट रहता है उस लाइन को बोलते हैं अक्षांश, और देशांतर जो लाइन रहता है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं, एक बार और आपको समझ है देशांतर लाइन जो आपको क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ ये जो रहता है इस वाले लाइन को ये मान लीजिए यहाँ से जो इस लाइन से रहेगा इस तरह से गुजरेगा, वहाँ जो फिगर था थोड़ा सही नहीं था, इस तरह से गुजरेगा, ये जो लाइन रहेगा इस तरह से गुजरेगा, इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब यहाँ जो रहेगा ये क्या होगा जब जाएगा, जिससे धीरे धीरे क्या होता है सटते जाता है, मतलब इस लाइन को बोलेंगे देशांतर, इस लाइन को क्या बोलेंगे, देशांतर। हम आपको बताने वाले थे, यहाँ चलिए प्रश्न पे, यहाँ आपको बताने वाले थे कि जो भारत स्थित है, तो जो भारत स्थित है आपको ध्यान में रखना होगा, जो भारत स्थित है, चलिए हम लोग एक और फिगर बना लेते हैं। भारत जो स्थित है यहां मान लीजिए कि इस लाइन को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री लाइन है, और हम अभी आपको बताएं कि जो भारत स्थित है यहाँ स्थित है, तो जो ऑप्शन रहेगा जब भी देगा तो उत्तरी
गोलार्ध में देगा। तो उत्तरी गोलार्ध में देगा। तो अभी हम आपको बताएं कि अक्षांश जिसमें गुजरा है, जो लाइन गुजारा गया इस तरह से जो गुजरा है लाइन, तो इस तरह से जब लाइन गुजरा है तो यहाँ पर जी कुछ लाइन है जो भारत से जाकर टच होता होगा। जैसे मान लीजिए कि एक भारत है, तो भारत यहाँ और यहाँ है, तो इस लाइन का नाम क्या है, मान लीजिए 8 डिग्री यार, ऐसा ही एग्जाम्पल दे रहा है 12 डिग्री। तो हम लोग बोले हैं कि 8 और 12 के बीच स्थित है। तो यहाँ पे कुछ लाइन टच किया होगा, कुछ लाइन यहाँ पे मान लीजिए भारत है, तो यहाँ पे लाइन जो है टच किया होगा। ठीक है, तो लाइन जो टच किया होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। इसको बताइए कि जो पट रहा था उसको अक्षांश रेखा होता है, जो खड़ा रहा था उसको देशांतर रेखा बोलते हैं। तो जो यहाँ जो लाइन टच करेगा 8 डिग्री 4 मिनट लाइन टच करेगा, और 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म होगा। 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म होगा, अक्षांश है। तो हम लोग बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये नहीं कि उत्तर और दक्षिण कर दे, क्योंकि उत्तर में ही सिर्फ स्थित है। और जब देशांतर के बात आएगा यहाँ से तो हम लोग पूर्वी बोलेंगे यहाँ जो पूर्वी में स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट, इसमें लिख रहे हैं, इसको इस मत समझ जाइएगा कि यहाँ पश्चिमी लिखा है। यहाँ जो लिख रहे हैं यहाँ जो हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट स्थित है भारत। तो यहाँ आपसे पूछेगा 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो अब चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। अगर क्लियर नहीं हो तो एक इसका स्पेशल वीडियो लाएंगे, उसको आप एक और देख लीजिएगा। 1-2 दिन में वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से हो जाए भारत विस्तृत है, तो यहाँ लिखा है उत्तरी और दक्षिणी। तभी हम आपको बताएं कि उत्तरी और दक्षिणी जैसे एग्जाम्पल आप ऑप्शन में देखिए काट दीजिए, क्योंकि भारत सिर्फ स्थित है उत्तर में, तो दक्षिण तो होगा नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी और डी बचा। तो सी और डी बचा, तो डी में दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सी में देखिएगा 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड। तो अभी हम आपको बताएं कि जो भारत स्थित है, भारत कहाँ स्थित है, 37 डिग्री, यहाँ लिखा 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच स्थित है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, अभी 8 डिग्री 4 मिनट है, तो यहाँ तो ऑप्शन में 28 मिनट दिया था, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आपको नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार वंश। तो आप इसका आंसर हमें दीजिए। तो आई होप कि आप लोग इसका आंसर सोच लिए होंगे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश। लिख रहा है किस शासक वंश ने मंदिरों ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया, तो गुप्त वंश। और इसका स्थापना किसने किया, तो श्रीगुप्त। इसको आप याद रखिएगा, श्रीगुप्त। और जो श्रीगुप्त है बिहार में एक मंदिर और 24 गांव दान में दिया, बिहार में एक मंदिर और 24 गांव दान में दिया था। इसका स्थापना किसने किया, श्रीगुप्त। और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। जो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, आपसे अगर पूछेगा कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी नाम है। भारत का नेपोलियन, इसको आप लिख लीजिएगा नोट पॉइंट करके कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसी का नाम है समुद्रगुप्त। और भारत का स्वर्ण काल गुप्त वंश को कहा जाता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, गुप्त वंश को, मतलब गुप्त काल को। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, जो 375 से लेकर 415 ईसा पूर्व तक स्वर्ण काल है। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो रहता है उस समय को हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं। अगर ज़्यादा डीप में पूछेगा तो कि किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल को, तो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो गुप्त काल आंसर हो जाएगा। और जो आपसे भी प्रश्न पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना किया था। और अभी आपको बता ही दिया कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिए। अगला ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है कि पाल वंश। तो पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल, इसको आप लिख लीजिएगा, गोपाल। और राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। और प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? तो हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश के संस्थापक है। लेकिन अगर आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक प्रतिहार वंश के, तो नागभट्ट प्रथम। और कहीं पर संस्थापक देता है वत्सराज को भी देता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एक जो आपका था गुजरात में प्रसिद्ध था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। 4 नंबर प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? यहां लिख रहा है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ताजुद्दीन यलदूज को, कुतुबुद्दीन ऐबक, और सी में दिया गया शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और डी में नासिरुद्दीन कुबाचा को। तो इसका आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत पर अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम आक्रमण किसने किया, तो मुल्तान जीता। भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद गौरी। और जीता कौन था? तो मुल्तान। यहां ऑप्शन दिया है कि मोहम्मद गौरी भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। ये कब किया था? तो 1175 में। और जीता कौन था? तो मुल्तान जीता। जो मोहम्मद गौरी किया था 1175 में, और मुल्तान को जीता था। जो प्रथम आक्रमण किया था, ये भी पूछता कि भारत पर प्रथम आक्रमण मोहम्मद गौरी, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। 1175 में जीता था किसको? तो मुल्तान को। और प्रथम पराजय भीम द्वितीय ने किया था 1178 में, तो आप इसको भी रखिएगा। और तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। और मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के साथ। ध्यान में रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान से नहीं याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय के साथ लड़ा था मोहम्मद गौरी। और किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, जिसमें जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, प्रथम युद्ध तराइन का, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज क्या था? जीत गया था। लेकिन द्वितीय में क्या हुआ था? यह उल्टा हो गया था, मोहम्मद गौरी जीत गया था
और पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था, हार गया था। ये दोनों लगातार हुआ था, एक 1191 में हुआ था और दूसरा 1192 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध इसके किस बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के बीच हुआ था। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और चंदावर का युद्ध भी एक हुआ था, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें से राजा जयचंद हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें प्रश्न पूछा कि प्रथम अख्तर प्रदान किया था, तो जो दो मुख्य गुलाम थे कौन कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी। जो प्रथम जो प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और जो दूसरा प्रदान किया था बख्तियार खिलजी को। तो ऑप्शन नंबर प्रथम पूछा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन अगर दूसरा पूछता तो बख्तियार खिलजी आंसर हो जाता। इसको आप नोट पॉइंट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। यह हम आपको लिख देते हैं यहाँ कि जो दो मुख्य गुलाम थे, क्योंकि दूसरा भी आपसे पूछ सकता है, दो मुख्य गुलाम थे कौन कौन थे, दो मुख्य गुलाम थे। फर्स्ट पूछेगा कि अख्तर किसको प्रदान किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक। और सेकेंड पूछेगा तो दूसरा गुलाम कौन था, तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था, तो बख्तियार खिलजी, ये सेकेंड होगा। यहाँ पूछा फर्स्ट, प्रथम अख्तर प्रदान किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकेंड पूछता तो बख्तियार खिलजी। 5 नंबर प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। ऑप्शन नंबर ए में दिया गियासुद्दीन बलबन, बी में है अलाउद्दीन खिलजी, सी में मोहम्मद बिन तुगलक और डी में फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। इसका मूल नाम क्या था, गुरसाई इसका मूल नाम था। जो अलाउद्दीन खिलजी है गुरसाई इसका मूल नाम था, लेकिन आपको याद रखना भारत का सिकंदर कहा जाता था। भारत का सिकंदर किसको कहा जाता था, तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर कहा जाता था। अब इसको ध्यान रखिएगा कि भारत का सिकंदर किसे कहा जाता, तो अलाउद्दीन खिलजी को। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1916 और 1917 आपको याद होगा कि 1916 होगा या आंसर 1917 होगा। तो जो 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, जो पटना विश्वविद्यालय है 1917 में हुआ था, और पटना उच्च न्यायालय जो हुआ था ये आपका 1916 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो। देखिएगा कि जो विश्वविद्यालय है यहाँ देखिएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, उच्च न्यायालय और विश्वविद्यालय। जब आप ध्यान से देखिएगा उच्च और विश्वविद्यालय बड़ा कौन है, तो विश्वविद्यालय। उच्च से कहने का मतलब विश्वविद्यालय क्या है, बड़ा है, तो 1917 बड़ा वाला हो जाएगा और 1916 होगा उच्च के साथ हो जाएगा। तो पटना उच्च जैसे लगा उच्च न्यायालय तो 1916 और विश्वविद्यालय 1917 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और पटना विश्वविद्यालय पूछा तो 1917 में। 7 नंबर प्रश्न है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था और लगाया किसने था, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो यहां पूछ रहा है किसने रद्द कर दिया था। तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया। ऑप्शन नंबर ए में लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो। तो अगर आपको सभी जितने भी गवर्नर जनरल हैं या वाइसराय उस समय के वाइसराय थे, तो अगर आपको याद होगा कार्यकाल मतलब जो है
कब से कब तक है, तो आप इसको आसानी से कर लीजिएगा कि 22 तरह के जो कार्यकाल था कब से कब तक था। ये गवर्नर सभी के अगर याद रहेगा कार्यकाल इतना से इतना था, तो आप इसको आसानी से मतलब कर लीजिएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो लॉर्ड रिपन है 1881 में भारत में मतलब नियमित जनगणना का कराया था। जो भारत में नियमित जनगणना किसने कराया था, जो लॉर्ड रिपन है। कब कराया था, तो 1881 में। और इसका जो कार्य कर रहा था 1878 से लेकर 82 तक, 1878 से लेकर कितना तक रहता, 82 तक रहता। लॉर्ड जो रिपन रहता, जो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था, देखिए 1878 का पर्टिकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था, तो लगाया किसने था, तो यहाँ जो लॉर्ड एक लीटन है एक रिपन है, तो लीटन ने लगाया था इसको। इसका जो कार्यकाल है 1876 से लेकर 80 तक, 1876 से लेकर 80 तक। और जो लॉर्ड लिपन है अभी आपको बताइए, इसका जो 1880 से लेकर 84 तक है। इसका कार्यकाल कब तक है, 1880 से लेकर 84 तक इसका कार्यकाल है। और लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक, और यहाँ लॉर्ड लीटन, तो यह लीटन 1876 से लेकर 80 तक। और इसको हम लोग गैगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यह लाया था लॉर्ड लीटन ने और समाप्त कर दिया था रिपन ने। तो यहाँ से पूछा कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। और लाया था किसने, तो लीटन ने लाया था और रिपन ने समाप्त कर दिया था 1882 में इसको। और एक और आप ध्यान में देखें कि सारे प्रतिबंध हटा दिया था किसने, चार्ल्स मेटकॉफ ने। जितने भी प्रेस एक्ट जो भी सारे थे उसको हटा दिया था चार्ल्स मेटकॉफ, जिसका जो कार्यकाल था 1835 से लेकर 36 तक। उसको हम लोग बोलते प्रेस का मुक्तिदाता। अगर आपसे पूछेगा, आप इसको ध्यान में रखिए कि प्रेस का मुक्तिदाता अगर आपसे पूछता है, प्रेस का मुक्तिदाता अगर आपसे पूछेगा प्रेस का मुक्तिदाता, तो आपका जो आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। इसको आप ध्यान में रखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ, जिसका कार्यकाल था 1835 से लेकर 36 तक। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, ये आपका 8 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अधिशेष लगान, बी में भू राजस्व, और सी में बंदरगाहों से आमदनी, और डी में मुद्रा प्रणाली। तो जो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बंदरगाहों से आमदनी। और स्थापना हैरियर और बुक्का ने की। कब की थी, तो 1336 में। लिख लीजिएगा स्थापना, स्थापना किसने किया था, तो हैरियर और बुक्का, हैरियर और बुक्का ने स्थापना इसका किया। किसने किया था, हैरियर और बुक्का ने, दो भाई थे। 1336 में। 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि हुंड्रू प्रपात निर्मित है। तो जो हुंड्रू प्रपात स्थित है, कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। क्लास 8 में जब आप पढ़िएगा तो इसका बारे में कहानी मतलब डिटेल पढ़ना, हुंड्रू जलप्रपात के बारे में क्लास 8 में, शायद हिंदी में पढ़ना, तो आप वहाँ से डिटेल पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में इंद्रावती, कावेरी पर, स्वर्ण रेखा पर, और किसी पर नहीं। तो ये जो झारखंड में स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी पे। सुवर्ण लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। और किस नदी पे स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहां दिया कि इंद्रावती पर, कावेरी, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा पर। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये जो आपका हो जाए 10 नंबर प्रश्न है कि कोयल
कोयले का सामान्य प्रकार है, यहाँ लिखा है कोयले का सामान्य प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया बिटुमिन, अर्ध बिटुमिन, एंथ्रासाइट या कोक। तो कोयले का सामान्य प्रकार क्या, तो आपको अधिकतर बच्चों को इसका आंसर मालूम हुआ कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो कोयले जो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जो कोयले होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला जो होता है पीट कोयला, पहला लिखिएगा पीट कोयला, पीट कोयला। और दूसरा में लिखिएगा लिग्नाइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट। और तीसरा में लिखिएगा बिटुमिन, बिटुमिन्स, बिटुमिन। और चौथा में लिखिएगा एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। जो लिग्नाइट कोयला ये आपका हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब 4 प्रकार के कोयला होते हैं। तब इसको ध्यान में, जो पीट कोयला हो जाएगा नमी की अधिक मात्रा एवं 40% से कम कार्बन होता है। आपसे पूछा नमी की अधिक मात्रा और 40% से कम कोयला किस में होता है, या सिंपल आपसे पूछा नमी की अधिक मात्रा किस कोयला में होता है, तो पीट कोयला। और 40% से कम कार्बन पाया जाता है, सबसे अधिक एंथ्रासाइट में पाया जाता है, उसके बाद बिटुमिन और उसके बाद लिग्नाइट। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और जलने पर धुआं अधिक एवं जो जलने पर जो धुआं देता है सबसे अधिक, वो कौन सा कोयला हो जाएगा, तो लिग्नाइट कोयला। ये जलने पर सबसे अधिक धुआं देता है। जो लिग्नाइट कोयला है जलने पर धुआं अधिक देता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो पानी का मतलब नमी की मात्रा, तो देखिएगा जब भी जैसे लकड़ी है तो नमी का मात्रा उसमें तो ज़्यादा धुआं देगा जलने पे। इसमें जो कार्बन की मात्रा होता है 40 से 60%, 40 से 60%, 40 से कम। इसमें कोयला का मात्रा होता है 40 से कम। और जो बिटुमिन कोयला है इसमें जो मात्रा होता है 60 से 80। और जो एंथ्रासाइट कोयला है इसमें जो मात्रा होता है 80 से 90 या 95% भी कहीं देता। तो इसको भी आप ध्यान में रखें। जलते समय धुआं रहित एवं 80 से 90%, इसमें ये बहुत कम ही धुआं देता है, मतलब धुआं रहित होता है, धुआं न के बराबर देता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर पूछ रहा कोयले का समान प्रकार है, तो कोयले का जो समान प्रकार है बिटुमिन हो जाए। समान प्रकार कहने का मतलब है नहीं तो ज्यादा धुआं देगा और नहीं तो मतलब धुआं रहित हो, मतलब समान प्रकार मतलब बीच में, मतलब न्यूट्रल के साथ। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बिटुमिन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि मुंगेर का बडियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था, क्या था मुंगेर का बडियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि बक्सात भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, और डी में वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बक्सात भूमि की वापसी की मांग। 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो जो हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो लिख रहा है कि 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, और 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर, सॉरी 1 मिनट रुके, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, पश्चिम कहने का मतलब है कि पश्चिम साइड, पूर्व साइड नहीं होगा, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत की तटरेखा है,
तो ये मालूम होगा आपको आंसर कि इसका आंसर क्या होगा, 6200 किमी लंबी, 6100 किमी लंबी, 5985 किलोमीटर लंबी और 6175 किमी लंबी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा, भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किमी। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा स्थलीय सीमा की लंबाई और मुख्य भूमि की तट रेखा पूछेगा तो होगा 6100, लेकिन भारत की तटीय सीमा पूछेगा तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इसको आप पॉइंट लिख लीजिए। यहां आपसे पूछ सकता है स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई तो आपका हो जाएगा 15,200। अगर आपसे पूछेगा कि मुख्य भूमि की तट रेखा, मुख्य भूमि की तट रेखा, मुख्य भूमि कहने का मतलब है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है उसको नहीं मिला जाएगा, सिर्फ भारत के जो पार्ट हो गए मुख्य भूमि की तट रेखा, मुख्य भूमि के तट रेखा, मुख्य भूमि के तट रेखा पूछेगा तो 6100 आंसर हो जाएगा, जिसमें से किसको शामिल नहीं किया, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को। लेकिन अगर अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप को शामिल कर लिया जाएगा तो आपसे पूछा भारत की तटीय सीमा की लंबाई जो आपका हो जाएगा 7500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7500। भारत की तटीय सीमा अगर आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 7500 के आसपास। मतलब कुल जो लंबाई हो जाएगा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को सम्मिलित जब कर लिया जाएगा तो जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7500। भारत की तटीय सीमा कितना हो जाएगा, 7500 के आसपास। मतलब हो जाएगा 7500, इसको आप याद रखें, 7517 और 7500 के आसपास कितना। तो इसका जो आंसर क्या होगा, 7500 मतलब लगभग में। लेकिन अगर आपसे करेक्ट पूछेगा तो इसका जो आंसर होगा 7500 16.6, कहने का मतलब 7517 ये आपका हो जाएगा। मीटर में नहीं दीजिएगा, किलोमीटर में आंसर हो जाएगा। मतलब अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सम्मिलित अगर आपसे पूछा भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है तो 7517 यानी 16.6। अगर मुख्य पूछेगा तो 6100। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है कपास, गन्ना, जूट, गेहूं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गेहूं। तो नकदी फसल कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं, जिसमें कपास आ गया, गन्ना आ गया, जूट आप लोग समझ रहे हो, कपास तो गन्ना जैसे इसको हम लोग मतलब जैसे खेत है उसको तुरंत से मतलब मनी मतलब खरीद सकते हैं। मनी जैसे कहने का मतलब उसको बेचकर तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी मतलब हमारे पास आ सकता है। तो जैसे में जूट हो गया, कपास हो गया, ये सब क्या हो गया, नकदी फसल हो गया। और जी गेहूं क्या होगा, नकदी फसल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है कमल, रेफ्लेशिया, बहुत बड़ा, कैक्टस, कोई सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, रेफ्लेशिया। ये सबसे क्या है, बड़ा पुष्प है। लेकिन अगर सबसे छोटा पूछेगा, सबसे छोटा अगर आपसे पूछता सबसे छोटा पुष्प, सबसे छोटा पुष्प पूछेगा तो बुलफिया। आप इसको ध्यान दीजिएगा, बुलफिया सबसे छोटा पुष्प। 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था
संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो यहाँ ब्रिटिश संसद द्वारा तो होगा नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो भारत के द्वारा अपनाया गया। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? तो गवर्नर जनरल और ब्रिटिश संसद होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए और डी बच गया, संवैधानिक सभा द्वारा, और डी में है भारतीय संसद द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक सभा द्वारा, जिसमें से कुल अनुच्छेद कितने? 395 और 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 अभी और 12 अनुसूचियां। और जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि कब अपनाया गया था। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर से, नैनीताल के पास से और सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो इसका आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर से। जो दामोदर नदी है कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर से। और इसको पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, दामोदर को। पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर को। जिस तरह से बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, उसी तरह से दामोदर को पश्चिम बंगाल का भी शोक कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर से। और पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। यहाँ कहने का मतलब है कि साफ जो रात रहता है, मेघीय मतलब जो बादल वाला रात रहता है, उसकी अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों? सघन के कारण, विकिरण के कारण, आतपन के कारण, चालन के कारण जो साफ रात रहता है मेघीय रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों? तो इसका मतलब ये होगा कि मेघीय रात जो होता है वो गर्म होता है साफ रात से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के कारण। जो विकिरण के कारण इस कारण होता है क्योंकि जो भी विकिरण आता है तो जो बादल होता है उसको क्या करता है? रोक के रखे हुए रहता है। जो बादल रहता है उसको क्या करता है? रोक के रखे हुए रखता है। तो उससे क्या होता है कि मतलब गर्म हो जाता है। जो वातावरण रहता है क्या होता है? गर्म होता है, मतलब उसको जाने नहीं देता बाहर। जैसे मान ली एक परत तो रहता ही है, तो उस तरह से एक और बादल परत बन जाता है, तो उसको जो रहता है हीट जो यहाँ से जाएगा उसको क्या होगा? बाहर नहीं जाने देगा। तो वही क्या हो जाता है? पृथ्वी पर वापस लौट के आ जाता है। तो वही क्या होता है? हीट हो जाता है। तो विकिरण के कारण। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर की, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर, गांधीवादी व्यवस्था पे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के उद्यम कार्यशील है। जो दोनों होता है, भारत में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र होता है, वह दोनों क्या होता है? एक साथ होता है। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता है इसको, भारत को। मतलब निजी क्षेत्र हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में कैसा अर्थव्यवस्था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसको आप याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, रेलवे और चुंगी कर। तो इसका जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ दिया कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो यहाँ चुंगी कर जो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।